हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। लल्ला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज पॉलिटी का हम लेक्चर नंबर 22 लेके जा रहे हैं। आज लास्ट है। अब हम ध्यान से देखना कि कैसे क्या करना है। तो हम थोड़ा सा एक दोहरा देते हैं। अनुच्छेद 243 ध अनुच्छेद 243 ना 243 ध से धनुष, इंग्लिश में देखेंगे 243 यस। ऐसी प्रत्येक नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत में जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक हो, चाहे नगर पंचायत ले लो चाहे नगर पालिका परिषद ले लो, जिसकी संख्या 3 लाख से अधिक है, वहाँ पे क्या होगा बाबू, वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? वार्ड समितियों का गठन किया जाएगा, जो एक से अधिक वार्डों से मिलकर के बनेंगी। तो वार्ड समितियाँ जो है एक से अधिक वार्डों से मिलकर बनती हैं। ठीक है। वार्ड समितियों का गठन कब होगा? जब 3 लाख से अधिक जनसंख्या होगी तब। और कब है, कहाँ पे है? तो अनुच्छेद 243 ध या एस में है वार्ड समिति, याद रखना। वार्ड समिति अपनी पहली बैठक में एक निर्वाचित पार्षद को अपना अध्यक्ष चुनती है। वार्ड समिति जो है अपनी पहली बैठक में एक निर्वाचित पार्षद को अपना अध्यक्ष चुन लेती है। ठीक है बाबू। तो वार्ड समिति जो होती है अपनी जब पहली बैठक होती है तो उसमें एक निर्वाचित पार्षद को अपना अध्यक्ष चुन लेगी। ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है। यूपी नगर पालिका अधिनियम आया था 1916 में। 1916 में ही यूपी नगर पालिका अधिनियम आ गया था, के तहत वर्तमान में यूपी में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। ठीक है। कहने का मतलब है किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का जो निर्वाचन है अपने नगर क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित, ठीक है, सभी निर्वाचकों द्वारा किया जाता है। ठीक है। आगे हम देखेंगे नगर या कस्बा या स्थानीय निकाय क्या होते हैं। तो देखो, लखनऊ में हम छावनी परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लखनऊ में छावनी परिषद कहते हैं। कानपुर में क्या कहेंगे बाबू? नगर निगम कहेंगे। कानपुर में क्या कहेंगे? नगर निगम कहेंगे। गाजियाबाद में भी नगर निगम, कानपुर में भी नगर निगम है, गाजियाबाद में भी नगर निगम है। और काकोरी की बात करें तो नगर पंचायत हो जाएगा। का करी भैया, पंचायत बैठा हुए के बाद तो याद रखना चाहिए कि काकोरी की जब भी बात करनी होगी तो नगर पंचायत में होनी है। और लखनऊ की बात करेंगे तो नगर निगम, लखनऊ में नगर निगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू? लखनऊ में नगर निगम बोल सकते हो या तो फिर छावनी परिषद बोल सकते हो। ठीक है। और बाकी तुम कानपुर, गाजियाबाद सब में नगर निगम है। कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ नगर निगम है। लखनऊ में छावनी परिषद भी है। और जब काकोरी की बात करते हैं बाबू तो नगर पंचायत वहाँ पे देखने को मिलती है आपको। 73वें और 74वें संविधान संशोधन किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? तो मैंने बताया कि 73वां 74वां संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 243 के राज्य निर्वाचन आयोग लाया गया उसी में। और अनुच्छेद 243 आई राज्य वित्त आयोग बनाया गया। अनुच्छेद 243 ZD जिला नियोजन समिति बनाई गई। ठीक है। अनुच्छेद 243 ZD में जिला नियोजन समिति बनाई जाती है। Z से D चलेंगे तो जिला नियोजन समिति अनुच्छेद 243 D में है। और 243 I में देखेंगे तो राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। और K में देखेंगे तो राज्य का निर्वाचन आयोग हो जाएगा। K में राज्य निर्वाचन आयोग है और I में देखेंगे तो वित्त से संबंधित है, राज्य वित्त आयोग है। और ZD 243 ZD देखेंगे जिला नियोजन समिति से संबंधित है। ठीक है। अब आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 243 ZD में ZD के प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। तो जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा हर राज्य में जिला स्तर पर। 243 ZD में ऐसी बातें कही है। इस समिति की सदस्य संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। यूपी में अधिकतम कितनी है? 40 है। यूपी में अधिकतम जो है जिला योजना समिति का गठन हुआ है तो यूपी में अधिकतम जिला योजना समिति कितनी है? 40 है। ठीक है। राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाता है। ठीक है। जिला योजना समिति में यूपी में कितने लोग हैं? 40। अधिकतम कितने हैं? 40। आगे हम देखेंगे यूपी में जिला योजना समिति में सम्मिलित है नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। यूपी की बात करें 3 चीज, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। ठीक है। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा वार्ड समितियां बनाई गई, महानगर आयोजन समिति बनाई गई, जिला आयोजन समिति बनाई गई।
ये सबका प्रावधान है। वार्ड समितियाँ 74वां संविधान संशोधन 1992 में। महानगर आयोजना समिति कब आया? 74वां संविधान संशोधन 1992 में। और जिला आयोजन समिति जो है 74वां संविधान संशोधन 1992 में। इसमें प्रत्यक्ष नगर पालिका समितियाँ का प्रावधान नहीं है। कोई पूछ ले कि क्या 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्यक्ष नगर पालिका समितियां का प्रावधान है? तो जी नहीं, डायरेक्ट नगर पालिका समितियां का प्रावधान नहीं है 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, आगे हम देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा जो है अगस्त 2005 में आया था। इस टाइम पे हम थे तो बड़े छोटे होंगे, हमें तो मालूम नहीं डेट फेट इस टाइम पे। कब आया था बाबू? अगस्त 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आया था। नरेगा अधिसूचित होता है ये, ठीक है, उस समय। और 2 फरवरी 2006 से क्या होता है बाबू? ये लागू किया जाता है। सोचो, अगस्त महीना 2005 में आया, अब अगस्त 8वां महीना है, 4 महीने इधर और प्लस 2 6 महीने बाद लागू होता है ये। तो मनरेगा आता है 6 महीने बाद लागू होता है। तो 2 फरवरी 2006 से लागू हो गया। अनंतपुर आंध्र प्रदेश से नरेगा जो लागू होगा बाबू, अब एपी है। कहाँ से? तो अनंतपुर जो है एपी से लागू किया जाता है। और 2 अक्टूबर 2009 को नया नाम मनरेगा दिया गया। इसका नरेगा नाम था, तो 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम रख दिया गया बाबू मनरेगा। यम नाम रखिए, मनरेगा। ठीक है, तो प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार में वयस्क सदस्य को कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है बाबू, कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। आगे हम देखेंगे 40 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कहा गया है। भाग 16 में जो दिया गया, भाग 16 संविधान के भाग 16 के अनुसार अनुच्छेद 330 से 42 तक प्रावधान है। अनुच्छेद 330 से 342 तक जो है भाग 16 में है। अनुच्छेद 330 में क्या कहा है? लोकसभा में SC ST का आरक्षण मिल गया है। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व था, जो अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में SC ST के आरक्षण की बात करी गई है। 30 और 32 याद रखना, SC ST से रिलेटेड है, लेकिन जो है लोकसभा में SC ST को आरक्षण मिला था। कहाँ पे? 330 में। राज्य की विधानसभा में SC ST को आरक्षण मिलेगा तो 332 में मिलेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? किसी जाति या जनजाति को SC ST घोषित करने की संवैधानिक शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास संवैधानिक शक्ति है। किसी जाति या जनजाति को SC या ST घोषित करने की संवैधानिक शक्ति है। राज्यपाल के परामर्श से घोषित करता है, याद रखना। राष्ट्रपति जी जब भी घोषित करेंगे राज्यपाल के परामर्श से घोषित करेंगे। अनुच्छेद 341 क्लास 2, अनुच्छेद 342 क्लास 2 के अनुसार, 341 और 342 क्लास 2 के अनुसार संसद ही इन सूचियों में कोई संशोधन विधि बनाकर कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 341 क्लास 2, अनुच्छेद 342 क्लास 2 में के अनुसार संसद ही इन सूचियों में कोई संशोधन विधि बना करके कर सकती है। ठीक है, कोई विधि बनाएगी तो इन सूचियों में संशोधन कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ST सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तो सबसे ज़्यादा ST लोग देखेंगे तो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा ST देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में भी ST देखने को मिलेंगे, उड़ीसा में भी ST देखने को मिलेंगे, राजस्थान में भी ST देखने को मिलेंगे। तो भारत के मध्य प्रदेश में ST देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र में भी ST है, ध्यान देना, उड़ीसा में भी है, राजस्थान में ST लोग ज़्यादा हैं। आगे हम देखेंगे SC या ST आरक्षण राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में नहीं दिया जाता है। ठीक है, SC या ST आरक्षण देना होगा राज्यसभा में और विधान परिषद में नहीं दिया जाता है, याद रखना। SC ST आरक्षण देना होगा यदि राज्यसभा विधान परिषद में, तो दिया नहीं जाता है, याद रखना। अनुच्छेद 333 की बात याद रखना। 333 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान था, जो कि यह भी समाप्त कर दिया गया बाबू। ठीक है, क्या कर दिया गया बाबू? ये भी समाप्त कर दिया गया। अब आगे हम देखेंगे
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में अधिनियमित किया गया है। इसको क्या किया गया बाबू? अधिनियमित किया गया। और बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम 1986 में आया था। तो याद रखना कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में अधिनियमित किया गया। और बाल मजदूर अधिनियम की बात करें, निषेध नियामक नियम है तो 1986 में। ठीक है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में ही आता है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बना है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया है बाबू 1992 में। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनेगा 1993 में। फिर उसके बाद 1900 जो है उसके पहले 1986 में बाल मजदूर अधिनियम आ गया था 1986 में। आगे हम देखेंगे 102 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2018 में अनुच्छेद 368 क्लॉज बी जोड़ा गया है। 338 क्लॉज बी जोड़ा जाता है बाबू। तो 102 संविधान संशोधन अधिनियम सन 2018 द्वारा अनुच्छेद 338 क्लॉज बी जोड़ा गया तथा ओबीसी आयोग का गठन किया गया। अच्छा, ओबीसी आयोग का गठन कब से करेंगे बाबू? 102वां संविधान संशोधन सन 2018 में जो है ओबीसी आयोग का गठन किया गया और जोड़ा किया गया 338 क्लॉज बी जोड़ा गया। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका कालेकर जी। बारे काका कालेकर हम लोग को पहले आपने ही जो है पहचान दिलाया। काका कालेकर पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति, सबके काका होते हैं। काका कालेकर जो है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति थे। और गठन कब हुआ था बाबू? जनवरी 1953 में। कब गठन हुआ था? जनवरी 1953 में काका कालेकर ने जो है पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया था। तो पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे बाबू? काका कालेकर। और ये आयोग गठित कब हुई थी? जनवरी 1953 में गठित की गई थी। आगे हम देखेंगे प्रश्न विविधता क्या है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक यूएन पीस कीपर्स बल का प्रयोग आत्मरक्षा के साथ साथ उन्हें प्रदत्त अधिदेश की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। यूएन पीस कीपर्स जो है आप क्या कर सकते हैं? अपने आत्मरक्षा करेंगे के साथ साथ उन्हें प्रदत्त अधिदेश की सुरक्षा के लिए भी कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के द्वारा ही शांति स्थापना अभियान की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अथवा उसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है। यूएसए सबसे बड़ा योगदान करता है यूएन बजट में 28% है। सोचो, सबसे ज़्यादा योगदान सुरक्षा परिषद में कौन कर रहा है? यूएसए कर रहा है। यूनाइटेड नेशन महासचिव वर्तमान में पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरस हैं। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव थे वर्तमान में का पुर्तगाल के जो है कौन है बाबू? तो एंटोनियो गुतेरस। आगे देखेंगे हम यूनाइटेड नेशन महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में। अच्छा, यूनाइटेड नेशन महासभा के प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति यूनाइटेड क्रेडेंशियल कमेटी की नियुक्ति की जाती है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति की नियुक्ति की जाती है। इस समिति में 9 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होंगे प्रत्यय समिति में बाबू? संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति में 9 सदस्य होंगे, जिन्हें यूएस महासभा के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर, किसके प्रस्ताव पे बाबू? तो यूएस महासभा के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। तो नियुक्त कौन करेगा? महासभा नियुक्त करेगा, लेकिन अमेरिका के महासभा के अध्यक्ष के प्रस्ताव पर किया जाता है। ठीक है। किसका? संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति के अध्यक्ष को। आगे यूनाइटेड नेशन ने 8 आधार पर सुशासन की परिभाषित किया है। अब यूनाइटेड नेशन ने 8 आधार पर, कितना आधार पे बाबू? 8 आधार पर जो है सुशासन को परिभाषित किया। कहा है कि भागीदारी के आधार पर फिर विधि के शासन के आधार पर, तीसरी पारदर्शिता के आधार पर, चौथा अनुक्रियता के आधार पर, पांचवा आम सहमत के आधार पर, छठवां समानता और समावेशिता के आधार पर, फिर 8वां है जवाबदेहिता के आधार पे, सातवां है जवाबदेहिता के आधार पे, 8वां है दक्षता एवं प्रभावशीलता के आधार पर जो है क्या करेंगे? सुशासन को परिभाषित करेंगे कि आपके पास जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, विधि का शासन होना चाहिए, समानता और समावेशिता होनी चाहिए, आम सहमति होनी चाहिए
अनुक्रियता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके पास होगी तभी जो है सुशासन को आप परिभाषित कर सकते हैं। सुशासन, आप अच्छा शासन चला सकते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे यूएन महासचिव की सूची क्या है। त्रिवेली जी नॉर्वे के थे 1946 से 52 में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की जो महासचिव की सूची निकाली गई, तो त्रिवेली जी नॉर्वे के थे 1946 से 52 में। अब 1953 से 61 में हैमरसाल्ड स्वीडन के थे। कहाँ के थे बाबू? 1953 से 61 में हैमरसाल्ड जी आए हैं। 1953 से 61 में कहाँ से? हैमरसाल्ड स्वीडन में। यू थाट जो है म्यांमार की जो है 1961 से 71 में 10 साल जो है ये यूएन की महासचिव रही। ठीक है, यू थाट म्यांमार की रही हैं। कुर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया, कुर्ट वाल्डहीम जो है ऑस्ट्रिया 1972 से 81 तक रही हैं। ऑस्ट्रिया की कुर्ट वाल्डहीम जी यूएन की महासचिव रही हैं 1972 से 1981 के बीच में रही है। फिर जेवियर कोइलार पेरू में, तो जेवियर कोइलार जो है पेरू की हैं, ये 1982 से 1991 में यूनाइटेड नेशन की महासचिव की सूची में रही हैं। जेवियर कोइलार कहाँ की थी बाबू? तो पेरू की थी। बुतरस धाली कहाँ की थी? मिस्र की बुतरस धाली जी थी। अब बुतरस धाली जी मिस्र की थी 1992 से 1996 तक। ठीक है, ये 4 साल जो है यूनाइटेड नेशन के महासचिव की सूची में बुतरस धाली मिस्र की थी। कोफी अन्नान घाना का थे। कोफी अन्नान कहाँ के थे बाबू? घाना के यूएन के महासचिव थे। 1997 से 2006 तक 9 साल ज़िंदगी काट लिए कोफी अन्नान ने। कोफी अन्नान 1997 से 2006 के बीच में। वाई मून दक्षिणी कोरिया की थी, जो 2007 से 2016 के बीच में रही। इनके बारे में मैंने नाम सुना है, वाई मून दक्षिणी कोरिया की 2007 से 2016 के बीच में। और एंटोनियो गुटेरस जो जी हैं, ये एंटोनियस गुटेरस जी 2017 से वर्तमान तक हैं। एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, आगे देखते हैं क्या बातें कही गई है बाबू। आगे जो बातें कही गई है थोड़ा देखना है। यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक एवं कार्यकारी भाषाएं क्या हैं? तो अब यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक या कार्यकारी भाषा क्या क्या है बाबू, उसके बारे में देखो। अब ये सब चीज़ें आपको क्या है समझ लेनी है, देख लेनी है, रिवीजन कर लेनी है, क्योंकि याद रहेगी। अरबी भाषा यूनाइटेड नेशन की जो है कार्यकारी भाषा है या आधिकारिक भाषा है। चीनी भाषा भी यूनाइटेड नेशन की कार्यकारी या जो है आधिकारिक भाषा है। रूसी, ठीक है, स्पेनिश भाषा भी जो है यूनाइटेड नेशन की कार्यकारी और आधिकारिक भाषा है। फ्रेंच भी यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक और कार्यकारी भाषा है। और अंग्रेजी भी यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक और कार्यकारी भाषा है। 1 2 3 4 5 6 भाषा ऐसी है जो यूनाइटेड नेशन की जो आधिकारिक भी है, कार्यकारी। हिंदी यूनाइटेड नेशन में की भाषा में शामिल नहीं है। तो एक तो अंग्रेजी रहेगा, आपको पहले याद रखना चाहिए। अरबी रहेगा, दूसरी याद रखना चाहिए। अब रूस, स्पेन, फ्रांस, चीन, ये सब तो रहेंगे ही। रूस भी है, स्पेन है, फ्रांस है, चीन है। तो ये सब चीज़ें जो है क्या है यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक और कार्यकारी भाषाएं हैं। अब हम आगे देखेंगे बाबू। यूनेस्को द्वारा सर्वप्रथम 1999 में 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाए जाने की घोषणा करी। तो यूनेस्को ने कहा कि 1999 को सबसे पहले 21 फरवरी को क्या करेंगे बाबू? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाएंगे और प्रतिवर्ष मनाएंगे। कब? 1999 से, ध्यान रखना, यूनेस्को ने कहा। आगे बातें आई। जून 2022 में यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा बहुभाषावाद पर भारत प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया था, जिसमें हिंदी, उर्दू, बंगाली भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो कहने का मतलब यूनाइटेड नेशन की जो महासभा द्वारा बहुभाषावाद पर भारत जो है प्रायोजित प्रस्ताव को अंगीकृत किया था। कब? जून 2022 में। उसमें हिंदी भाषा था, उर्दू भाषा था और बंगाली भाषा था। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख किया गया। अब आगे हम देखेंगे बाबू अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। तो कोई पूछे
कि आईएलओ की स्थापना कब हुई बाबू? तो 1919 में ही हो गई थी, अंग्रेज जब थे तभी हो गई थी। यह यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी विशेषीकृत एजेंसी है। तो आईएलओ जो है यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी और विशेषीकृत एजेंसी है। हेडक्वार्टर कहाँ है बाबू? जिनेवा में है। कोई पूछे कि आईएलओ का हेडक्वार्टर पूछा जाए तो कहाँ पे मिलेगा? जिनेवा में मिलेगा। और आईएलओ कब बनाया गया था बाबू? तो इसकी स्थापना 1919 में ही हो गई थी, अंग्रेजों के समय में ही हो गई थी। और यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी विशेषीकृत एजेंसी है, इतनी बात याद रखना। विधि का नियम या सूचकांक क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व न्याय परियोजना के द्वारा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जो जारी करने वाला बंदा है या संस्था है, विश्व न्याय परियोजना, WZP। विश्व न्याय परियोजना जो है के द्वारा विधि का नियम या सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे यूनाइटेड नेशन का? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। तो कोई पूछे कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी बाबू? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, जो बहुत पहले से पता है मुझे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अब इसके 6 अंग है यूनाइटेड नेशन के। अब यूनाइटेड नेशन के कितने अंग है बाबू? 6। एक तो महासभा है, यूनाइटेड नेशन का महासभा होता है। यूनाइटेड नेशन का सुरक्षा परिषद होता है। महासभा बैठेगा तो सुरक्षा, चूँकि ढेर लगे होंगे तो सुरक्षा करना पड़ेगा। अब सुरक्षा हो जाएगा तो पैसे चाहिए, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होनी चाहिए। फिर उसके बाद न्याय परिषद होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होता है, फिर सचिवालय होता है। ठीक है, तो याद रखना कि कितने अंग होते हैं यूनाइटेड नेशन के? 6 होते हैं बाबू। पहला काम क्या है? महासभा बैठेगा, फिर सुरक्षा परिषद की बात करी जाएगी, फिर आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की बात करी जाएगी, फिर न्याय परिषद की बात करी जाएगी। न्याय कहाँ होगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होगा, फिर सचिवालय में होगा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि 6 अंग होते हैं यूनाइटेड नेशन के। कितने अंग होते हैं बाबू? तो 6 अंग होते हैं यूनाइटेड नेशन के। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है बाबू? विश्व मानवाधिकार आंदोलन है ये। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक विश्व मानवाधिकार आंदोलन है ये। ठीक है, क्या है बाबू? विश्व मानवाधिकार आंदोलन है। यह संस्था 1961 में लंदन में स्थापित हुआ था। यह संस्था जो है 1961 लंदन में स्थापित किया। गैर सरकारी संगठन है ये। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व मानवाधिकार आयोग है, 1961 में लंदन में स्थापित हुआ था। यह जो है गैर सरकारी संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या होता है बाबू? इसके बारे में देखना है। एक मानवतावादी चिकित्सकीय गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संस्था को 1999 में शांति को नोबेल पुरस्कार मिला था। सोचो, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है, एक मानवतावादी चिकित्सकीय गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो सरकारी नहीं गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इस डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था को 1999 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। अच्छा, एशिया की धुरी पिवोट टू एशिया, एशिया की जो धुरी है किस देश की विदेश नीति का हिस्सा है? तो अमेरिका की। एशिया की जो धुरी है किस देश की विदेश नीति का हिस्सा है? तो अमेरिका की। RAW रॉ का गठन 21 सितंबर 1968 में हो गया था। सोचो, इतना इम्पोर्टेंट ये साल है 21 सितंबर 1968। उसी समय रॉ बना था, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उस समय जो है 1968 में PM थी इंदिरा गांधी जी के काल में रॉ का गठन हुआ। यह संस्था मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आती है। रॉ संस्था जो आती है बाबू, यह मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आएगी बाबू? तो मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत रॉ संस्था आएगी। और उस समय कब बना? 21 सितंबर 1968 में। उस समय जो है PM थी इंदिरा गांधी। कौन थी PM थी बाबू? इंदिरा गांधी थी। ठीक है, IST। अब ISI इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। ISI का मतलब होता है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। ISI कहाँ की गुप्तचर संस्था है बाबू? पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है। और CIA कहाँ की संस्था है? तो अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। ISI के बारे में पूछे कहाँ की संस्था है? तो पाकिस्तान की है, गुप्तचर संस्था है। और CIA की बात करें तो अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। कहाँ की? अमेरिका की गुप्तचर संस्था है। आगे हम देखेंगे
फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है। अच्छा, फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट यदि देखेंगे तो आपको येलो बुक कहा जाएगा। आगे क्या कहा है, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है। राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर ले लो, संधि ले लो, संविधान नहीं है। स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जाता है। राष्ट्रमंडल कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है, स्वेच्छा से आप इसको समझौता मान लो, स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है राष्ट्रमंडल का। भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, भारत का राष्ट्रमंडल के जुड़ाव के संबंध में नेहरू ने क्या कहा है, उन्होंने पंचशील का अर्थ बताया है कि क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान करना चाहिए, कि हमारी क्षेत्रीय अखंडता और उसकी प्रभुसत्ता का पारस्परिक सम्मान होना चाहिए, अनाक्रमण होना चाहिए और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति, कि आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप की नीति लाएंगे। आगे परस्पर लाभ तथा समानता बनाए रखेंगे दोनों के बीच में, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे, ये पंचशील का अर्थ है। क्षेत्रीय अखंडता प्रभुसत्ता बनाए रखेंगे, पंचशील का अर्थ है। अनाक्रमण को बनाए रखेंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके फिर परस्पर लाभ तथा समानता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यही पंचशील का अर्थ होता है। परस्पर लाभ तथा समानता भी पंचशील का अर्थ होता है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी पंचशील का अर्थ होता है। आगे देखते हैं हम, भारत द्वारा 2003 के नाभिकीय सिद्धांत के तहत नो फर्स्ट यूज नीति की घोषणा की गई। भारत ने 2003 में नाभिकीय सिद्धांत, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत नो फर्स्ट यूज नीति की घोषणा की गई। उस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी 2003 में कहे थे कि हम लोग पहले जो है परमाणु बम का यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज करेंगे। नाभिकीय सिद्धांत, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को पहले हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे। किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सार्क के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो पूछा जाएगा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सार्क के लिए जो है भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव जो लाया गया पीएम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किया गया। संविधानेतर अधिकार का अर्थ है वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है, अर्थात संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे घटनाओं का कालक्रम के बारे में देखेंगे क्या है। एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1953 में, एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1955 में। ठीक है, सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार आई थी 1957 में केरल में। सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार कब आई? 1957 में केरला में आई थी। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1987 में मिलता है। कब मिलता है बाबू? 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा किसने कहा? रजनी कोठारी ने कहा कि जिलाधीश जो होता है संस्थागत करिश्मा है, रजनी कोठारी ने कहा। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है। स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है, भारतीय स्वतंत्रताओं का अधिकार पत्र कहा जाता है 1 नवंबर 1858 को महारानी की विक्टोरिया घोषणा पत्र को। आगे देखेंगे क्या कह रहा है। भारत रत्न पद्म पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियाँ और पदवी नहीं है। तो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार जो है अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियाँ पदवी नहीं है। इसका प्रारंभ 1954 में किया गया था। ठीक है, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार ये सब इसका प्रारंभ 1954 में किया गया था। 1978 ले लो, 1979, 1993, 1997 के अंतराल में इन्हें निलंबित किया गया था। 4 साल के अंतराल में इन्हें क्या किया गया था बाबू? तो निलंबित किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? इन्हें निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, इसको भारत रत्न पद्म पुरस्कार को 1978, 1979, 93 और 97 में। वार्षिक भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक वर्ष में अधिकतम 3 तक ही सीमित है। मतलब साल भर में जो है वार्षिक पूछे भारत रत्न की पुरस्कार एक बार में कितनी बार? 3 बार। एक वर्ष में अधिकतम जो अधिकतम 3 तक ही सीमित है। प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, तो कौन बंदा भारत रत्न
प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया? तो 1954 में दिया गया था, राधा कृष्णन जी को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था और चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। जून 2009 में सृजित UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष नंदन नीलकड़ी। नंदन जो है नीलकड़ी, क्या नाम है? नंदन नीलकड़ी जी थे। इन्होंने जो है बवाल पैदा कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? बवाल पैदा कर नंदन नीलकड़ी ने कि UIDAI भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम अध्यक्ष बन गए, या आधार के प्रथम अध्यक्ष बन गए नंदन नीलकड़ी जी, और प्रथम महानिदेशक RS शर्मा जी थे। तो अध्यक्ष बने तो नंदन नीलकड़ी बने, और महानिदेशक की बात करें तो RS शर्मा जी। भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की पहली व्यक्ति जो जोईता मंडल है, भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय की पहली व्यक्ति जोईता मंडल है, जो 2017 में वेस्ट बंगाल में लोक अदालत की न्यायाधीश बनी। ठीक है, लोक अदालत की क्या बनी थी बाबू? न्यायाधीश बनी थी, जो ट्रांसजेंडर थी, 2017 में बनती है पश्चिम बंगाल की। आगे क्या बातें कही गई बाबू? महिला एवं बाल विकास विभाग वर्ष 1985 में, महिला एवं बाल विकास विभाग 1985 में MHRD मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ठीक है, जिसे 30 जनवरी 2006 से स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में बनाया गया है। कितना? 30 जनवरी 2006 से स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में बनाया गया महिला एवं बाल विकास विभाग को। ठीक है, आगे खाद्य एवं पोषण मंडल क्या है? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड बनाया गया, ये 1964 में आया था। 1964 में खाद्य एवं पोषण मंडल की बात करी गई थी। वर्तमान में महिला एवं बाल पोषण जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन हो गया था। पोषण जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन हो गया है। आगे क्या बातें कही गई? भारतीय प्रेस काउंसिल एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है? एक अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1966 में संसद ने किया था। तो भारतीय प्रेस काउंसिल क्या है? कैसी संस्था है? एक अर्ध न्यायिक संस्था है, जिसकी स्थापना होती है, कब होती है बाबू? 1966 में संसद द्वारा होती है। वर्तमान में अध्यक्ष SC की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई हैं। तो वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जो हैं रंजना प्रसाद देसाई जी हैं। कौन है बाबू? रंजना प्रसाद देसाई। किसके हैं? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, ताशकंद समझौता ये 1966 में हुआ था, और भारत यूएसआर संधि जो हुई थी 1971 में हुई थी। ताशकंद समझौता जब होगा 1966 में, भारत और USSR की संधि 1971 में, शिमला समझौता 1972 में, और फरक्का समझौता 1996 में। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में होता है बाबू। फरक्का समझौता कब होता है? 1996 में होता है। ताशकंद समझौता करना है रूस में होता है 1966 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है बाबू? कि जिबूती आचार संहिता संबंधी है। जिबूती आचार संहिता संबंधित है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। इसे 2009 में अपनाया गया था जिबूती को। ठीक है, समुद्री डकैती के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह है। वर्तमान में अगस्त 2020 में भारत इसमें पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर देश के रूप में शामिल हुआ है। जिबूती आचार संहिता संबंधित समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह में 2009 तक, कहाँ तक? 2009 तक। और अगस्त, फिर उसके बाद इसके 20 हस्ताक्षरकर्ता देश है। वर्तमान में अगस्त 2020 में भारत इसमें पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में शामिल है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य है AIR ऑल इंडिया रेडियो का। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श वाक्य ऑल इंडिया रेडियो का। इपिको आंदोलन P हेगड़े से संबंधित है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है। नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर जी से संबंधित है। इपिको आंदोलन के बाप रे P हेगड़े। इपिको आंदोलन P हेगड़े।
कौन बाबू? पी हेगड़े। नर्मदा बचाओ मेधा पाटेकर जी। शांत घाटी आंदोलन, डॉक्टर सलीम अली। सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं की सेवाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? तो रक्षा मंत्री के सलाहकार हैं। सीडीएस जो होते हैं रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं। सीडीएस पद की अधिकतम आयु 65 वर्ष। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, तो सीडीएस पद की अधिकतम आयु कितना है बाबू? 65 वर्ष है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे देखेंगे, सीडीएस रक्षा अधिग्रहण परिषद एवं रक्षा योजना समिति का सदस्य होता है। सीडीएस जो होगा बाबू वो रक्षा अधिग्रहण परिषद का एवं रक्षा योजना समिति का क्या होता है? सदस्य होता है। ठीक है, रक्षा अधिग्रहण परिषद की अध्यक्षता रक्षा मंत्री द्वारा होती है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की स्थापना जब भी होगी तो अध्यक्षता कौन करेगा बाबू? तो रक्षा मंत्री करेगा। रक्षा योजना समिति की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करता है। रक्षा योजना समिति की अध्यक्षता कौन करेगा बाबू? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पावर है, किस चीज़ का पावर है? कि रक्षा योजना समिति की अध्यक्षता कर लेगा वो। बीएसएफ की बात करें तो बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्स सीमा सुरक्षा बल 1 दिसंबर 1965 का दिन है। 1 दिसंबर 1965 का दिन है। ठंडी की शुरुआत हो रही है, उसी में बीएसएफ बॉर्डर सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया और इसका हेडक्वार्टर रखा गया नई दिल्ली में। अब कोई पूछे कि बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा तो आपको नई दिल्ली में जाके ढूंढो, मैंने तो बता दिया नई दिल्ली में है। कब इसकी गठन किया गया था? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ का जो है गठन किया गया। इसकी तैनाती पाकिस्तान एवं बांग्लादेश की सीमाओं पर होती है। ठीक है, बीएसएफ की जो तैनाती होगी पाकिस्तान की सीमा पे, बांग्लादेश की सीमा पे होगी। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की तैनाती जो है कहाँ कहाँ पे होती है बाबू? तो एसएसबी की जो तैनाती होती है और नेपाल में चले जाओ, भूटान में चले जाओ, बहुत से अच्छा, तो नेपाल सीमा पे, भूटान सीमा पे जाओगे। एसएसबी यदि जो भी बंदा ज्वाइन करेगा तो नेपाल सीमा पे जाएगा, भूटान सीमा पे जाएगा, वहाँ पे तैनाती होगी सशस्त्र सीमा बल की। असम राइफल की जो है चीन म्यांमार सीमा पे चलेगा, असम राइफल होते हैं। चीन और म्यांमार सीमा पर जो है असम राइफल की किसकी बाबू? असम राइफल। ठीक है, तैनात होगी। आगे क्या कह रहा है बाबू? आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है माउंट आबू राजस्थान में। तो आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पे अवस्थित होगा? तो माउंट आबू राजस्थान में, और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है आंतरिक सुरक्षा अकादमी। प्रथम विधि विश्वविद्यालय कौन है? तो नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना 1986 में बेंगलुरु में है। प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो 1986 में बेंगलुरु में हुई थी। आगे क्या बातें कह रही है कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया पुस्तक एक पुस्तक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखा है। लिखा है कि गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया। ठीक है, गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया पुस्तक है, पुस्तक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल ने लिखी है और इसका प्रकाशन 1946 में ही हो गया था। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया का प्रकाशन जो है 1946 में ही हो गया था और प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। अतुल कोहली की पुस्तक है द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी। द सक्सेस ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी जो है अतुल कोहली की प्रमुख पुस्तक है। आगे हम देखेंगे आगे क्या कह रहा है बाबू? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस की जब भी बात करें, ठीक है। तीसरा प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत 9 जनवरी 2003 से शुरू की गई। प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत कब से की गई? तो 9 जनवरी 2003 से।
एलएम सिंघवी समिति की रिपोर्ट पर जो है ऐसा होने जाने लगा। 1986 में एलएम सिंघवी समिति बनी थी। अब आर्कटिक काउंसिल क्या है बाबू, देखो इस पे आईएएस से क्वेश्चन आया था इस साल 2000 आईएएस में क्वेश्चन आया था 2025 में। आर्कटिक काउंसिल अब ये है क्या, तो एक उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम है। ये एक उच्च स्तर पर अंतर सरकारी फोरम है आर्कटिक काउंसिल, जिसका गठन 1996 में होता है और ओट्टावा घोषणा पत्र के तहत होता है। तो कोई पूछे कि आर्कटिक काउंसिल किस घोषणा पत्र के तहत होता है, तो ओट्टावा घोषणा पत्र के तहत होता है। इसका गठन कब होगा बाबू, 1996 में। और ये कैसी जो है काउंसिल है, तो अंतर सरकारी फोरम है। कैसा है बाबू, उच्च स्तरीय अंतर सरकारी फोरम है। अब घोषणा पत्र के तहत अमेरिका, रूस, आइसलैंड 3, नॉर्वे 4, स्वीडन 5, डेनमार्क 6, फिनलैंड 7, कनाडा 8, टोटल 8 देश हैं आर्कटिक काउंसिल में। अब 8 देश को याद कैसे करोगे आर्कटिक काउंसिल में, तो आप याद रखना अमेरिका रूस दोनों में खट्टी चलती है, लड़ाई चलती रहती है इन दोनों के बीच में, तो 2 तो ऐसे ही हो गए। अब जो छोटे छोटे जो स्कैंडिनेवियन कंट्री है, आइसलैंड ले लो, नॉर्वे ले लो, स्वीडन ले लो, डेनमार्क ले लो, फिनलैंड ले लो, ये सब भी जो है आर्कटिक काउंसिल में है। एक कनाडा है, ये भी बड़ा देश है। तो अमेरिका, रूस, उसके बाद में आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, कनाडा, ठीक है। तो कुल टोटल कितने देश हैं बाबू, 8 देश हैं, जो कि आईएएस में 2025 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। आगे देखो, इस परिषद की स्थायी पर्यवेक्षक में अन्य देशों के साथ भारत और जापान शामिल हैं। स्थायी पर्यवेक्षक में मतलब आर्कटिक काउंसिल के सदस्यता के साथ हुआ। और जो आर्कटिक काउंसिल जो परिषद के स्थायी पर्यवेक्षक की बात करेंगे, तो अन्य देशों के साथ भारत, भारत और जापान भी शामिल है। अन्य देशों के साथ भारत जापान शामिल है स्थायी में। विश्व की सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, विश्व की सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी, सिरिमाओ भंडारनायके, वर्ष 1960 में श्रीलंका की पीएम बनी थी। सिरिमाओ भंडारनायके 1960 में श्रीलंका की पीएम बनी थी। विश्व की जो सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली थी, बारे सिरिमाओ भंडारनायके, तुमने आकर के खाता खोल दिया था। आगे क्या कह रहा है, यूनाइटेड नेशन द्वारा 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जो है 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। कहेगा कि 1975 जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 1992 से प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 1992 से प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को मनाया जा रहा है। 1992 से हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2007 से प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2007 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है बाबू, 2007 से। उल्फा उग्रवादी संगठन किस राज्य से संबंधित है, असम से। उल्फा एक उग्रवादी संगठन है जो असम राज्य से संबंधित है। उल्फा कहाँ का संगठन है बाबू, उग्रवादी संगठन है जो असम राज्य से संबंधित है। तो उल्फा का यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। आगे क्या कहा जाता है बाबू कि पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थापित है। तो पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन स्थापित है। पीडब्ल्यूजी की स्थापना, पीपुल्स वार ग्रुप की स्थापना 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में होती है। तो पीपुल्स वार ग्रुप की स्थापना होती है 22 अप्रैल 1980 को। कहाँ पे होती है बाबू, आंध्र प्रदेश में होती है। कोंडापल्ली सितार मैया नामक नक्सली नेता ने की थी। तो कोंडापल्ली सितार मैया नामक जो है नक्सली नेता ने पीपुल्स वार ग्रुप आतंकवादी संगठन बनाया था। कब बनाया था बाबू, तो 22 अप्रैल 1980 को बनाया था। देखो बाबू, आज हम पॉलिटी का लेक्चर समाप्त कर देते हैं। कंप्लीट घटना चक्र जो है पूरा हो जाता है। अब आप इसको इतना लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, इसको जो है एकदम पूरी सोशल मीडिया पे छा जाए, ताकि ये चीज़ें पढ़ने वालों के लिए तो ठीक है,
गैर पढ़ने वालों के लिए भी जाननी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हो रही है जानना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक्स, थैंक्स यू। अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।